हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th में कंप्यूटर का 5th चैप्टर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। हाँ, एम कॉमर्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस कैसे होते हैं। फिर उसमें ऑप्शंस और टिकटिंग बुक बुक कैसे होती है। फिर नेट बैंकिंग के बारे में थोड़ा समझा था। लोकेशन बेस्ड कॉमर्स होता है एल कॉमर्स, उसके बारे में थोड़ा समझा था, है ना। जीपीएस सिस्टम थोड़ा समझा था। अब उसको ही आगे करना है, कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को ही, जिसमें हम देखेंगे सिक्योरिटी इश्यूज। एम कॉमर्स में, ई कॉमर्स में, दोनों के कंबाइन में सिक्योरिटी इश्यूज कैसे होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेट के थ्रू यूज होता है, नेटवर्क के थ्रू। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, एकदम ओपन सोर्स नेटवर्क है, जिसमें अ, लाखों यूजर्स नेटवर्क का यूज करते हैं, और उसमें उस नेटवर्क में बीच में और भी कोई इंटरनेट का यूज करके हमारी इंफॉर्मेशन को हानि पहुंचा सकता है, डैमेज पहुंचा पहुंचा सकता है। तो सिक्योरिटी से कैसे बचना है, कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। और पेमेंट का थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि कभी कभी हम लोग फोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो फोन कॉल भी नेटवर्क के थ्रू ही होता है ना। तो उस नेटवर्क में कभी कभी बीच में किसी और की लाइन कनेक्ट हो जाती है। हम किसी और को कॉल करते हैं, लेकिन बीच में कोई और कॉल उठा लेता है, हमको लग रहा है कि हमने तो उनको ही किया है, लेकिन बीच में किसी और की लाइन कनेक्ट हो जाती है। दो नेटवर्क के बीच में किसी और का नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। तो वही, मतलब यही एग्जांपल इंटरनेट की सिक्योरिटी में भी, सिक्योरिटी के यही बहुत बड़ा इशू है कि मतलब बीच में कोई और हैकर इंटेंशनली आकर हमारे नेटवर्क में, हमारी नेटवर्क, दो नेटवर्क के बीच में कनेक्ट हो जाता है। एक नेटवर्क होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि हम अपने घर पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल के इंटरनेट के खुद के नेटवर्क के थ्रू हम काम कर रहे हैं, हम अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। और वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पब्लिकली सब तक पहुंच रहा है हमारा इंफॉर्मेशन। और उस दो नेटवर्क के बीच में किसी हैकर ने इंटेंशनली आकर के हमारे नेटवर्क की लाइन में कनेक्ट करके हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज करने की कोशिश करी, तो फिर वो हमारा सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, है ना। तो उन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं वो हमको देखना है। मेनली चार एस्पेक्ट हैं जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी पहले आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि उसमें हमारी इंफॉर्मेशन हाइड और प्रोटेक्ट रहती है। जैसे कि पेमेंट करते टाइम कोई हमारी इंफॉर्मेशन होती है, पासवर्ड होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, डेबिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होती है, हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हाइड और प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब उसमें क्या है, पासवर्ड को हाइड करने के लिए कैसे गोल 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 डॉट आ जाते हैं उसमें, तो ऐसे वो छुप जाती है इंफॉर्मेशन और किसी और नेटवर्क वाले को दिखती नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से हम अपनी इंफॉर्मेशन जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसको हाइड कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इंटेग्रिटी से क्या होता है कि अल्टरेशन रुक जाता है। अल्टरेशन मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं हैकर्स हमारे नेटवर्क में, हमारी वेबसाइट को एक्सेस करके हमारी वेबसाइट में जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है उसको बदल के अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि अ, या फिर ई कॉमर्स का है, तो एग्जाम्पल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, 10 पीस का ऑर्डर दिया किसी भी, मतलब डिवाइस समझो, 10 मोबाइल डिवाइस का कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, लेकिन उसमें हैकर ने इंफॉर्मेशन चेंज करके 100 डिवाइस का ऑर्डर लिख दिया है। तो जो ई कॉमर्स की कंपनी होगी उधर तो 100 का ऑर्डर पहुंच गया, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ 10 पीस का ऑर्डर दिया है, तो फिर कस्टमर को 100 पीस के पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये कस्टमर के लिए सिक्योरिटी इशू हुआ कि इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, ऑर्डर उसने 10 का दिया था, बीच में हैकर ने 100 का कर दिया। तो ये जो अल्टरेशन हुआ, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई बीच में, तो वो इंटेग्रिटी से रुक जाता है। इंटेग्रिटी का सिस्टम हम अपने वेबसाइट पे लगा दे तो हमारी इंफॉर्मेशन जैसी है ओरिजिनल वैसी की वैसी रहती है, चेंज नहीं होती, अल्टर नहीं होती। ओके। फिर आता है ऑथोराइजेशन, जिसमें हम लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू अपना खुद का ऑथोराइज्ड बना सकते हैं। मतलब कि वो लॉगिन और पासवर्ड जो हमारा नेम और पासवर्ड रहता है वो कोई और यूज नहीं कर सकता, और उसमें आने से पहले उसको वो पासवर्ड देना पड़ता है। ये तो आपको आइडिया होगा ही। ऑथोराइजेशन मतलब कि हमको पूरा पावर मिल जाता है कि सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो उसमें तो बहुत ही कम चांस होता है, हालांकि वो भी हैक हो जाता है, लेकिन चांस, सिक्योरिटी इशू बहुत लेवल तक कम हो जाता है। और नॉन रेपुडिएशन में आता है सेविंग इंपॉर्टेंट ट्रांसमिटेड मैसेजेस।
जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो सेव हो जाते हैं। जब कभी कभी कस्टमर्स ना डिनाई करते हैं कि हमने ये ऑर्डर नहीं दिया है या फिर हमने ये मैसेज नहीं भेजा है कंपनी को। कभी कभी मतलब कोई प्रोडक्ट को उनको खरीदना हो, उन्होंने ऑर्डर कर दिया और फिर बाद में बोले कि नहीं हमने नहीं किया है, हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, तो इसमें कंपनी का नुकसान हो जाता है। तो ये जो सारे सिक्योरिटी इश्यूज मैं बता रहा हूँ वो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो नॉन रेप्यूडिएशन है उसमें कंपनी का जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो ट्रांसमिट होते हैं वो सारी चीज़ें सेव हो जाती है। और जब ऐसा कस्टमर बोले या फिर मना कर दे कि हमने ऑर्डर नहीं दिया है, तो हम उसको ये प्रूफ दे सकते हैं, मतलब एज अ प्रूफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है हमारे पास में, ताकि जब कुछ जरूरत पड़े तो हम वो प्रूफ दिखाकर बता सके कि आप हमारे पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी सिक्योरिटी इश्यूज से बच सकते हैं और अपनी हमारी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं शॉर्ट में, कॉन्फिडेंशियलिटी में हमारी इन्फॉर्मेशन छुप जाती है और प्रोटेक्ट रहती है, हाइड रहती है, जैसे पासवर्ड और इम्पोर्टेंट क्रेडिट कार्ड नंबर, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हाइड करने का बटन आता है तो वो हाइड हो जाती है। और इंटेग्रिटी में इंफॉर्मेशन चेंज कोई नहीं कर पाता, एडिट नहीं कर पाता, अल्टर नहीं कर पाते, तो उससे भी बच सक मतलब बहुत हद तक हमारी इन्फॉर्मेशन सेफ हो जाती है। और ऑथोराइजेशन में अथॉरिटी पूरी हमारे हाथ में आ जाती है, लेकिन सिक्योरिटी इशू फिर भी रहता तो है, लेकिन बहुत कम हो जाता है। नॉन रेप्यूडिएशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैसेजेस सेव हो जाते हैं एक जगह पे और वो एज अ प्रूफ हमको आगे फ्यूचर में काम आते हैं। ठीक है, तो ये चार एस्पेक्ट हैं इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और फिर सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनेट में जो हैकर्स ज़्यादातर मेनली हैकर का काम होता है ये सिक्योरिटी थ्रेट से हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज करने का थ्रेट, जो अमूमन हैकर्स का काम होता है। तो वो हम 5 टाइप के देख लेंगे कि मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड मतलब आता है कि थ्रू वायरस डैमेज फाइल्स, वायरस के थ्रू हमारी डिवाइस में फाइल्स को डैमेज कर सकता है, फाइल को चेंज कर सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है, इमेजेस वीडियोस जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू वायरस आ जाता है, आपने वायरस तो सुना ही होगा। तो वायरस के थ्रू हमारी पूरे पीसी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल्स सारी चीज़ को डैमेज कर सकता है वो कैसे भी। तो ऐसा मालिशियस कोड आता है जो इंटरनेट में अपने आप ही डाउनलोड हो जाता है और हमारे पीसी को परेशानी देता है। फिर स्निफिंग आता है, ऐसा एक सिक्योरिटी थ्रेट। स्निफिंग में इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग होती है, जो भी कुछ हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या फिर वो सारी फाइल्स उधर सीधा ट्रांसफर हो सकती है, रिकॉर्ड हो सकती है दूसरे के पास जो हैकिंग कर रहा हो, है ना। तो डेटा रिकॉर्डिंग हो जाती है उसमें। और डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में हमारे हमें जो इंटरनेट पे सर्विस मिल रही है वो अचानक रुक सकती है, हैकर हमारी सर्विसेज को अटैक करके हमें अ, हमें सर्विस नहीं पहुंचाने में मतलब वो काम करता है कि हमको सर्विस नहीं मिलती और ये अटैक हो जाता है डेनियल ऑफ सर्विस का, मतलब हमें परमिशन ही नहीं होती है वो सर्विस को एक्सेस करने की, हमारा एक्सेस डिनाइड हो जाता है। तो शट हमारा पीसी भी शट डाउन हो सकता है। ऐसे अटैक्स को हम बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डीओएस। ठीक है, फिर दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट आता है साइबर वेंडलिज्म। साइबर वेंडलिज्म में डुप्लीकेशन होता है, अल्टरेशन होता है, या फिर ओरिजिनल डेटा पे अटैक होता है। जैसे कि वेबसाइट पूरी हमारी होगी, सब कुछ ऑथोराइजेशन हमारा होगा, लेकिन उसके अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट कोई बना सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट को एडिट कर सकता है, जो भी हम कंटेंट है हमारे कंटेंट को चेंज कर सकता है, डुप्लीकेट बना सकता है। तो या फिर वो हमारी पूरी वेबसाइट को भी डुप्लीकेट बना सकता है, तो उसको बोलते हैं साइबर वेंडलिज्म। ठीक है, और स्पूफिंग में भी वही चीज होती है, लेकिन पूरी फेक होती है, ऑथोराइज्ड नहीं होती है। समझो कि लॉगिन और पासवर्ड और पूरा यूजर नेम सब कुछ, डोमेन नेम सब कुछ हमारा है वेबसाइट का, उसी का यूज करके उसके अंदर सारे चेंजेस करें, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट होता है साइबर वेंडलिज्म। लेकिन पूरा का पूरा अलग डोमेन नेम हो, अलग ऑथोराइज्ड पर्सन हो कोई, जिसके पास हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा ही सेम नाम यूज करके वो कुछ और गलत काम कर रहा है। फेक आईडी कैसे बनती है सोशल मीडिया पे, वैसे ही फेक वेबसाइट्स बन जाती है और उसको बोलते हैं स्पूफिंग, है ना। जैसे कि किसी कंपनी की एक वेबसाइट तो बनी हुई है, उस वो तो चल रहा है, वैसे ही नाम की पूरी डिट्टो सेम वेबसाइट किसी और ने बनाया और उस पर वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो किसी को लगेगा कि वो कंपनी ने ये गलत काम किया है ना।
तो ये स्पूफिंग से भी सिक्योरिटी थ्रेट होता है। जैसे कि पानी की पानी ड्रिंकिंग वाटर की कंपनीज आती है, सोडा की कंपनी आती है ना, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी आती है, उसमें डुप्लीकेट कंपनी बनती है ना, ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स बनते हैं, कॉपी बनती है। तो वैसे ही जब ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में कंपनीज की कॉपीज बने वेबसाइट की, तो उसको बोलते हैं स्पूपिंग, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है और नाम आ जाता है ओरिजिनल कंपनी का। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सिक्योरिटी थ्रेट कितने खतरनाक हो सकते हैं? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मालिशियस कोड में हमारी फाइल्स हमारे पीसी के अंदर जो भी फाइल्स होती है उसमें वायरस के थ्रू डैमेज हो जाता है। स्निफिंग में हमारी इंफॉर्मेशन हमारे फाइल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इमेजेस हो या कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हो पूरे पीसी में, जो भी हम कर रहे हो, मैसेजेस किसी को भेज रहे हो, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह, वो स्निफिंग में होता है। और हमारी सर्विसेज अचानक से रुक जाए, हमारे अचानक से हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, पीसी शट डाउन हो जाए, तो सर्विस पे अटैक हो जाए, मतलब डीओएस, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। फिर साइबर वैंडलिज्म में सब कुछ हमारा है, ऑथोराइजेशन भी हमारा है, लेकिन अचानक से हमारे अंदर का कंटेंट, हमारे वेबसाइट का कंटेंट या फिर सब कुछ अचानक से पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस सब कुछ चेंज हो जाए, कोई और अपलोड कर दे वेबसाइट पे गलत कंटेंट, वो होता है साइबर वैंडलिज्म। और स्पूफिंग में हमारी जैसी ही वेबसाइट कोई और डुप्लीकेट बना रहा हो कॉपी की तरह, तो वो होता है स्पूफिंग। ठीक है, तो इस तरह के 5 सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं जो एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में नॉर्मली होते रहते हैं, और उनसे बचने के लिए भी मेजर्स दिए हुए हैं। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लगा सकते हैं हमारे पीसी में, जिससे ये मैलिशियस कोड वाला सिक्योरिटी थ्रेट रुक जाता है, नहीं हो पाता है ना। तो हमारी फाइल्स वैसी की वैसी सेफ रहती है और वायरस कोई डैमेज पहुंचा ही नहीं पाता, एक दीवार खड़ी हो जाती है, वायरस आने की कोशिश करता है लेकिन वो आ ही नहीं पाता। फायरवॉल भी सेम वैसा ही है, जैसे कि मैंने पहले पहले एग्जांपल दिया कि दो नेटवर्क के बीच में किसी और का नेटवर्क कनेक्ट हो जाए और लाइन, जो मैंने कॉल का एग्जांपल दिया, वैसे ही फायरवॉल भी एक ऐसा सिस्टम होता है फायरवॉल का, जो लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पीसी का नेटवर्क है और जो हम वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं पब्लिकली, वाइड एरिया नेटवर्क पे, वैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन से वैन में जब हम पब्लिश करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, जब शेयर करते हैं, तो उसके बीच में ही एक दीवार जैसा सिस्टम खड़ा हो जाता है जिसको हम फायरवॉल बोलते हैं। और उसमें कोई और इंट्रूडर्स इंट्रूडर्स मतलब कोई और अटैक करने वाला हैकर्स, वो बीच में अटैक नहीं कर पाता, फायरवॉल से उसका रास्ता बंद हो जाता है ना। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे यूजर्स, मतलब एकदम ऐसा समझो ना कि रोड पे तो रास्ते में कोई भी आ सकता है, कहीं कोई भी रोड से कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन बीच में नाकाबंदी हो जाए या रास्ता बंद हो जाए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए रोड पे, तो फिर वो रोड, या कोई फंक्शन होता है तो रोड बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो वो रोड से हम नहीं जा पाते, फिर हमें दूसरा रोड पकड़ना पड़ता है। तो ऐसे इंटरनेट पे भी फायरवॉल का काम यही है, जब हैकर्स हमारे नेटवर्क में आना चाहता है तो उसका रास्ता बंद हो जाता है, फिर वो आ ही नहीं पाता, हमारे नेटवर्क में घुस ही नहीं पाता। तो फायरवॉल बहुत बढ़िया काम करता है, हैकर्स को हमारे नेटवर्क के अंदर आने ही नहीं देता, उसका रास्ता वहीं पे रोक देता है। और डिजिटल सर्टिफिकेट हमारे ऑथोराइजेशन को अच्छा बनाता है, मतलब कि एक आईडी बन जाती है, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सीए करके एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल आईडी बनाता है। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स की बड़ी बड़ी कंपनियों को एक ऐसी डिजिटल आईडी रखनी पड़ती है, ऐसा सर्टिफिकेट रखना पड़ता है, जिससे सिर्फ वही कंपनी अपनी वेबसाइट को यूज कर पाती है, एकदम ऑथोराइज्ड, एकदम सिर्फ उनके लिए ही होता है, फिर कोई और वो यूज नहीं कर सकता, है ना। तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट उसमें एक आईडी की तरह काम करता है, जैसे अभी आज के टाइम पे आधार कार्ड एक हमारी आइडेंटिटी हो गई है, ऐसे ही डिजिटल आईडी बनती है ई कॉमर्स और एप कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए, उसको बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी में बात करें तो हम इंफॉर्मेशन को हाइड और प्रोटेक्ट करने में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ कवर करके छुपा सकते हैं, समझे। जैसे कि अ, कोई इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे डालनी हो एकदम सिक्योर करके, हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हाउ आर यू, तो ये मैसेज अगर उसको हमें छुपाना है तो उसका ही उसी मैसेज को हम किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ छुपा देते हैं, हाउ आर यू, तो एच लेटर की जगह पे कोई और लेटर आ जाएगा, और ओ, हाउ में HOW, तो ओ की जगह पे दूसरा कोई लेटर आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह पे दूसरा आ जाएगा,
एकदम रिवर्स हो जाते हैं लेटर्स आगे पीछे, तो किसी को भी पता ही नहीं चलता कि ये कीवर्ड क्या लिखा हुआ है। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी में टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन जो होती है, हमारा कंटेंट या हमारी डेटा जो होती है, वो एकदम दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उस दूसरे टेक्स्ट के पीछे छुप जाती है, और हैकर को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो काम की नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती वो आगे आ जाती है, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके पीछे छुप जाती है। तो क्रिप्टोग्राफी में हम इंफॉर्मेशन को छुपा के सेव करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एसएसएल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ये भी एक तरह से मतलब उस वेबसाइट के लिए सर्विस प्रो सर्विस सिर्फ हम कंपनी के ओनर्स या वेबसाइट के जो चला रहा है उसी को वो सर्विस मिले वेबसाइट की, नेटवर्क की। वो सिक्योर सॉकेट लेयर ऐसा वह काम करता है कि जैसे ये जो हमारा थ्रेड था ना, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, उससे सिक्योर सॉकेट लेयर बचाता है। मतलब वो वेबसाइट में हमारी सर्विसेज कोई रोक नहीं पाता अगर एसएसएल किया हुआ। एसएसएल भी एक सर्टिफिकेट ही आता है जो वेबसाइट को वेबसाइट के यूजर्स के लिए भी होता है और वेबसाइट के ओनर के लिए भी होता है। तो वो सर्टिफिकेट हम नेटवर्क या डोमेन के लिए रखें तो फिर हमारी नेटवर्क की सर्विसेज उस एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर की एक्सपायरी डेट तक चलती है। इसकी एक डेट होती है, अगर वो खत्म हो जाए तो फिर वो वेबसाइट की सर्विसेज रुक जाती है। वो फिर यूजर भी वो वेबसाइट को यूज नहीं कर पाता, जब भी वो वेबसाइट को ओपन करता है वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। ठीक है, तो वो नेटवर्क सेव करने के लिए और सर्विस को यूज करने के लिए एसएसएल एक लेयर होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सर्टिफिकेट की तरह ही काम करती है। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो हमने सिक्योरिटी थ्रेट और उससे कैसे बचना है वो तो हमने समझ लिया। फिर हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हमको समझना है, जैसे कि ये जो स्पूफिंग होती है जिसमें हमारी फेक आईडी बनती है, उसमें वो बचा सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाहती है कि हमारा नाम, हमारा सिंबल, हमारा लोगो कोई और यूज ना करे, तो उसको कॉपीराइट कर सकते हैं हम। हमारे ओरिजिनल कंटेंट को कोई चुरा ना ले, उससे उसके लिए कॉपीराइट किया जाता है, ट्रेडमार्क किया जाता है ना। तो ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। डोमेन नेम, डोमेन नेम भी एक कॉपीराइट की तरह होता है। डोमेन नेम कोई अपना अलग से कस्टमाइज बनवाते हैं बहुत लोग, तो वैसा नाम किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो वो भी डोमेन नेम मतलब कि वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई वेबसाइट की। ठीक है, तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डोमेन नेम से हम अपनी वेबसाइट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। और स्टिगेनोग्राफी और डिजिटल वाटरमार्किंग से हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टिगेनोग्राफी भी क्रिप्टोग्राफी की तरह होती है, इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के पीछे छुप जाती है, और टेक्स्ट जो होता है वो बदल के दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो सामने वाले को समझ में नहीं आता। तो स्टिगेनोग्राफी भी वैसा ही है क्रिप्टोग्राफी की तरह, जिसमें इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के पीछे छुप जाती है। अनयूजुअल जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है वो सामने दिखती है, और वो भी एकदम अलग साइफर टेक्स्ट के साथ। और डिजिटल वाटर मार्किंग तो हमको आइडिया है, मतलब वाटर मार्क लग जाता है पूरे पेज पे या पूरे वेबसाइट पे, जिससे पता चल जाता है कि ये मतलब पूरा नाम आ जाता है वेबसाइट का एकदम लाइट कलर्स में वाटर मार्क की तरह। तो फिर वो वाटर मार्क को कोई हटा भी नहीं सकता, और सबको पता चल जाता है कि ये कंटेंट ओरिजिनली किस कंपनी का है, वो नाम आ जाता है डायरेक्ट ऊपर, पूरे कंटेंट के ऊपर ही नाम आ जाता है। तो वो डिजिटल वाटर मार्किंग हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है ना। तो आपको इतना आइडिया आ गया कि सिक्योरिटी इश्यूज के चार एस्पेक्ट मेन कौन से होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद हमको देखना है कि पेमेंट कैसे होती है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में, है ना। पेमेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, डेबिट कार्ड के साथ, स्मार्ट कार्ड के साथ हो जाती है। क्रेडिट कार्ड में हम एक लिमिट होती है जिसमें हम लोग पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो पेमेंट आगे के टाइम पे मतलब एज अ लोन की तरह हो जाता है कि जो हमें आगे जाकर चुकाना होता है बैंक को, है ना। तो वो क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में से नहीं निकलती है, बैंक एक्स्ट्रा पैसा हमको देती है। वो पैसा हमें वापस थोड़े टाइम के बाद चुकाना ही होता है बैंक को। ठीक है, और डेबिट कार्ड तो हमारे बैंक के अकाउंट में से ही लिंक होता है, बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट है और पेमेंट हम करते हैं तो उसमें से ही माइनस होता जाता है। क्रेडिट कार्ड में हमारे अकाउंट में से माइनस नहीं होता,
बैंक एक्स्ट्रा पैसा देती है, वो लिमिट होती है, उसमें से ही वो कटता रहता है। ठीक है। और बाकी स्मार्ट कार्ड भी एक डिजिटल कार्ड की तरह होता है, जिसमें एक फिजिकल कार्ड नहीं होता, डिजिटल कार्ड होता है, और उसमें हम पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी, इंटरनेट के थ्रू हम बैंकिंग की सारी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी पेमेंट हो जाता है यूपीआई सिस्टम की तरह। और ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसमें नेटवर्क के थ्रू नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होता है, जैसे कि एटीएम मशीन है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी सैलरी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा करवाती है, उनको कैश हैंड नहीं देती है, डायरेक्ट कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देती है, तो वो एटीएम मशीन के थ्रू होता है। और इस पेमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस के थ्रू दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। ठीक है। और ई वॉलेट भी एक डिजिटल वॉलेट की तरह ही होता है, जिसमें बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं, वो वाले पैसे नहीं, अलग से एक वॉलेट बनता है जिसमें हम थोड़े थोड़े पैसे अलग से रख सकते हैं, एकदम पिगी बैंक की तरह। तो वो ई वॉलेट से हम फिर उसमें से अलग से खर्चा कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट नॉर्मली वैसा रहता है। ठीक है। और रुपे, रुपे भी एक कार्ड की तरह, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह रुपे भी एक कार्ड आता है, जिसमें रुपी पेमेंट होता है, मतलब कि हमारा ओरिजिनल इंडिया के अंदर हमें पेमेंट करना हो, डोमेस्टिक लेवल पे, इंडिया के स्टेट्स और सिटीज में पेमेंट छोटा मोटा करना हो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर, तो वो रुपे के कार्ड्स का हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरनेशनली यूज़ नहीं होता। ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, और रुपे के जो कार्ड्स आते हैं वो डोमेस्टिक लेवल, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेम यूज़ होता है उसका भी। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, थोड़े से फुल फॉर्म्स हम देख लेंगे और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सेट, ये फुल फॉर्म है, मतलब ये भी एक फंड ट्रांसफर की तरह ही हो गया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी थोड़ी हाई लेवल की होती है, और ईएफटी में सिक्योरिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है जिसने रुपे के कार्ड या रुपे सिस्टम को डेवलप किया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो सर्टिफिकेट की तरह काम करता है वेबसाइट की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। ओके। और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सीए, जिसने, ये भी एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है जिसने डिजिटल सर्टिफिकेट को डेवलप किया था, जो एकदम डिजिटल आईडी की तरह काम करता है वेबसाइट के ओनर्स के लिए। फिर लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारा एक पीसी का जो नेटवर्क होता है जो हमारे पास होता है एक कंपनी का जिस पे वेबसाइट पब्लिश हो रही है। और वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पब्लिकली लोकली सब लोग यूज़ करते हैं मिलके, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और DOS मतलब कि डेनियल ऑफ सर्विस, सर्विस को रोकना। और TTP, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ठीक है। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी मतलब कि जब इंफॉर्मेशन हमारी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, तो वो TTP, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, उसमें आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे ही सिक्योरिटी इश्यूज हमने देखे इसमें, और उससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में भी हमने एम कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ देखा, ऑप्शंस, टिकट बुकिंग कैसे होती है, पेमेंट, नेट बैंकिंग, फिर लोकेशन बेस्ड जीपीएस सिस्टम के बारे में समझा हमने, है ना। फिर इसमें हमने समझा सिक्योरिटी इशू, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स और उसके मेजर्स, मैलिशियस कोड, साइबर वैंडलिज्म, ये सारी आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साइबर वैंडलिज्म मतलब उसके बारे में 3-4 एमसीक्यू आ गए तो आपको लगेगा कि सिमिलर ही है सब कुछ, लेकिन आंसर उसमें डिफरेंट आते हैं। सब में ऑप्शन सेम होंगे, आपको लगेगा कि इसमें यही आंसर आएगा, इसमें भी यही आएगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे ना। मालिशियस कोड को आप शॉर्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं कि वायरस के थ्रू हमारी फाइल्स डैमेज होती है, हमारे पीसी की। ठीक है। स्निफिंग की इंफॉर्मेशन मतलब रिकॉर्ड हो जाती है, और डेनियल ऑफ सर्विस में हमारी सर्विस रुक जाती है। साइबर वैंडलिज्म में अ, हमारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट की चेंज होता है, हमारी वेबसाइट की ही इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और स्पूफिंग में हमारे जैसी कोई और कॉपी करके दूसरी वेबसाइट बनाता है एकदम डिट्टो, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। साइबर वैंडलिज्म में हमारी ही वेबसाइट में अंदर आकर
डेटा के साथ खेला जाता है, और स्पूफिंग में हमारे जैसी दूसरी वेबसाइट बना के इंफॉर्मेशन गलत पास आउट की जाती है। ठीक है, और उसके मेजर्स में सेम ऐसा ही है। वायरस मैलिशियस कोड के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं हम, और स्निफिंग के लिए जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है तो फायरवॉल लगा सकते हैं। रास्ता ही बंद हो जाएगा, कोई हमारे इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए आ ही नहीं पाएगा, है ना, रिकॉर्ड करने भी नहीं आ पाएगा, दीवार बन जाएगी। डिजिटल सर्टिफिकेट में ऑथोराइजेशन मिल जाएगा तो हमारी सर्विस को कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास आईडी है तो वो हम ही यूज कर पाएंगे, कोई और आईडी के बिना अंदर आ ही नहीं पाएगा, है ना। क्रिप्टोग्राफी में डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही छुप जाएगी हमारी। तो छुपी हुई इंफॉर्मेशन को ढूंढना उस हैकर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी से साइबर वैंडलिज्म रुक गया। फिर एसएसएल से स्पूफिंग रुक जाती है, हमारे जैसी कोई और वेबसाइट बना नहीं पाएगा, ऐसा ऐसी सर्विस को भी रोक नहीं पाएगा हमारी। ठीक है, वो भी एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। ऐसे ही हम आगे भी 6 चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे और कंप्यूटर के सारे कंसेप्ट को शॉर्ट शॉर्ट में समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।